हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ 8th क्लास के बच्चों का चैप्टर 10 विज्ञान का यानी साइंस का चैप्टर 10 ध्वनि उसके बारे में आज मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि एक नज़रिए से चैप्टर को देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के दृष्टि से भी और हमारे लाइफ की दृष्टि से भी। साउंड चैप्टर का बहुत ज़्यादा रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। देखिए, हम आपके बुक जो है एनसीईआरटी उसी की दृष्टि से ही पढ़ेंगे, देखते हुए इस चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से सुनना भी है, और अगर एक बार में समझना है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है और समझने वाला भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जो है 2 हिस्सों में कर दूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि थोड़ी-थोड़ी चैप्टर आधे-आधे घंटे की हो जाए। कोशिश करूँगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा जब आप 2-2 बार देखेंगे, 3-3 बार में। एक बार में क्योंकि बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्वनि चैप्टर। ध्वनि से क्या तात्पर्य बता सकते हैं कि ध्वनि का मतलब क्या है? इस ध्वनि वर्ड का क्या मतलब है? ध्वनि जो है एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। अब ये ऊर्जा का रूप का मतलब है, जैसे हमारा प्रकाश ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा जैसे हमने पढ़ा है, प्रकाश ऊर्जा पढ़ा है, विद्युत ऊर्जा पढ़ा है, जल ऊर्जा पढ़ा है, तापीय ऊर्जा भी पढ़ा हमने, पवन ऊर्जा भी पढ़ा है। तो उसी प्रकार का ऊर्जा का रूप एक ध्वनि भी है। तो ध्वनि को भी हम क्या कहेंगे? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, वैज्ञानिक तौर पे ध्वनि को ऊर्जा का रूप कहेगा, लेकिन अगर नॉर्मल भाषा में हम कहें कि भाई ध्वनि क्या है, तो अगर कोई बोल रहा है जो हमें सुनाई दे रहा है, इट मीन्स वो ध्वनि है, यानी साउंड है। अगर किसी स्पीकर की आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रही है, सॉन्ग सुनाई दे रहा है, तो वो ध्वनि है। लेकिन आपको दिखाई तो नहीं दे रही ना, लेकिन सुनाई दे रही है, वो ध्वनि है। लेकिन साइंटिफिक भाषा में जो बुक की लैंग्वेज में कहा जाए तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो ऊर्जा का रूप है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार होता है। देखो, आपको यहाँ देखिए, आपको मैं बता भी रहा सब कुछ। यहाँ कह रहा है कि आपने विद्यालय में कैसे ज्ञात किया होगा कि क्लास पीरियड समाप्त हो जाता है। आपको पता ही होगा कि स्कूल में जब घंटी बजती है तो हमें पता चलता था भाई पीरियड हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो पता कैसे चला? वो कुछ घंटी जो बजी आपके पास आई कहाँ से? वही तो ध्वनि है, वही साउंड है जो आपके कानों तक पहुँच रही है। या आपने देखा होगा कभी लुका छुपी का खेल खेलते होगे, तो आप जिस बच्चे के आँखों पर पट्टी बांधते हो तो वो क्या करता है? अपने धड़कन से या दूसरे चीज़ के पैरों के दबाव से या उसकी आवाज़ से लोगों को ढूंढता है कि व्यक्ति गया कहाँ। तो वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है जिस तरफ उसको आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ उसके कानों में जो सुनाई दे रही है वही ध्वनि है, वही ध्वनि है। ठीक है, तो यही ध्वनि है। आगे देखो क्या कह रहा है। ध्वनि का कह रहा है कि भाई अगर यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया ना खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में, तो यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपकी पट्टी बांध देते हैं या किसी का कोई आते हुए आ रहा है तो आपको उसके पैर के आवाज़ से आपको पता चल जाता है भाई कोई आ रहा है। तो ये ध्वनि है। ध्वनि का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्वनि का इंपॉर्टेंट कैसे है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी ध्वनि के दे रखे हैं, तो इनको देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं। ध्वनि की प्रबलता उसके वस्तु पे डिपेंड करती है। जैसे मान के चलो, अगर इसकी है तो इसकी प्रबलता कुछ ज़्यादा होगी। अब प्रबलता का मतलब ये है मजबूती। ठीक है, अब जैसे बांसुरी और ये गिटार वगैरह का, जब आप सितारा वगैरह जो यहाँ पे दे रखा है इसको आप बजाएंगे तो इनकी आवाज़ थोड़ी सुरीली होगी, इनकी छोटी छोटी सी वाइब्रेशन निकलती है और इस तरीके से चलती है। ठीक है, लेकिन जो आप तबला को या बेस वगैरह किसी चीज़ को ऐसा बजाते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी निकलती है, थोड़ी दूर दूर तक जाती है, कुछ इस प्रकार से। तो इनकी ध्वनि इसी प्रकार से डिपेंड भी करती है कि भैया वो किस तरीके से है। अगर किसी पतली कोई बोलेगा तो उसकी बड़ी सुरीली आवाज़ होगी, सुर में जाएगी ध्वनि वो। जैसे हारमोनियम का होता है, सितारा का होता है, बांसुरी वगैरह का होता है। कोई बेस देता है तो बेस वाला चीज़ बजाता है, जैसे ढोलक वगैरह, तो उसकी आवाज़ बहुत भारी होती है, मोटी, तो उसकी प्रबलता बहुत लंबी लंबी बनेगी, लेकिन इसकी जो है पतली बनेगी। ये ध्वनि के कुछ एग्जाम्पल है जिनके अंदर से ध्वनि उत्पन्न होती है। अच्छा, ये भी चीज़ है कि भाई ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब वस्तु काँपेगी। काँपने का मतलब है कोई वस्तु अगर कंपमान यानी वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करने का मतलब ये है, जैसे ये कोई वस्तु है ऐसे आगे पीछे होगी, जब वो आगे पीछे होगी तभी उसके अंदर से आवाज़ भी निकलेगी। आपने देखा होगा जो ढोलक मास्टर वगैरह होते हैं, जब इसको बजाते हैं ना तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता रहता है, और ढोलक जो इसको ऐसे ऐसे करके बजाते हैं उसको भी जो है इधर उधर होता रहता है। अब ये इधर उधर होना ही कंपन कहलाता है, यानी वाइब्रेशन कहलाता है, वाइब्रेट। अब जो वाइब्रेट होगा ना तभी उसके अंदर से ध्वनि भी आएगी। जो स्कूलों में घंटी बजती है वो भी काँपती है, और जब वो काँपेगी तभी उसमें से आवाज़ भी आएगी, कोई भी वस्तु हो। गिटारे को जो बजाते हैं तो यहाँ पे जो उंगली रख करके बजाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो काँपती है, हिलती डुलती है, और हिलने डुलने के कारण ही उसमें आवाज़ आती है। ठीक है, देखिए अगला क्या कह रहा है टॉपिक। कह रहा है, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। ध्वनि कंपनित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, यानी जब वस्तु कांपती है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ध्वनि को आप देखकर तो नहीं पहचान सकते, बल्कि उसको ध्वनि को सुन सकते हैं। अच्छा, कांपना कैसे आप पता कर सकते हैं? कांपना का मैं बताऊँ,
कोई बर्तन आप जब बजाते होंगे, बर्तन का मतलब ये देख लीजिए, जैसे बच्चा बजा रहा है कुकर वगैरह को लेकर डंडे से, जब इसको पीटेगा तो आपके पास आवाज़ आएगी। अगर इसको नहीं आपको समझ आए कि कैसे काँपता है, तो आप इसके ऊपर हाथ रखिए, और हाथ रखने के बाद जब उस पे आप पीटेंगे, दबाएँगे बरसुरी से या किसी डंडे से पीटेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वस्तु कुछ देर तक काँपती है। या कोई बर्तन जब आपको फर्श वगैरह पे गिरता है, कितनी देर तक उसकी आवाज़ आती है, मतलब वो काँप रहा है, वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से वो आवाज़ आ रही है। अब यहाँ एक बच्चा खेल खेल रहा है, देखिए खेल ही क्या खेल रहा है देख ही लीजिए वैसे तो। अब वो 2 पेंसिल के बीच में एक रबड़ बैंड को टाइट करके रखा हुआ है, और जब वो टाइट करके इस हाथ से छोड़ेगा ना इधर से, तो वो अपने आप जब जाएगी तो काँपेगी, और जब काँपेगी तो उसके पास जब आप अपनी कान को लेके जाएँगे, तो उसमें से आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो आपको एक चीज़ तो समझ आ गया भाई कि ध्वनि तभी उत्पन्न होती है यानी निकलती है जब कोई वस्तु काँपती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब काँपने का मैंने आपको एक मतलब बताया था, देखिए कह रहा है कक्षा 7 में अपने अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी स्थिति की इधर-उधर या आगे-पीछे होना कंपन कहलाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंपन किसे कहते हैं? यानी किसी भी वस्तु का आगे-पीछे होना। आगे-पीछे होने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु इस प्रकार हो रही है, आगे-पीछे बार-बार हो रही है ना? तो आगे-पीछे होना ही उस वस्तु को क्या बोलते हैं? कंपन कहते हैं, है ना? तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कंपन क्या होता है। देखिए आगे कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आपके बहुत सारे, बर्तन को देख लीजिए, जैसे चम्मच से इसको पीटा जा रहा है, तो जब वो व्यक्ति इस चम्मच से इसको पीटेगा ना, तो इसकी आवाज़ कुछ अलग तरीके से आएगी। जब आप इसको मतलब पीट के खुद भी देख लेना घर में। कह रहा है कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती है, यानी इसकी तरंगे बहुत थोड़ी पतली-पतली सी आवाज़ आएँगी। यानी पतली-पतली का मतलब कुछ इस तरीके से इनके समझ लीजिए, ठीक है? ये इस तरीके से कुछ ऐसे मतलब छोटी-छोटी सी जो निकलेंगी। अब छोटी-छोटी निकल रही है मतलब जो भारी आवाज़ होंगी भैया उनकी थोड़ी बड़ी-बड़ी निकलती है, और दूर-दूर तक भी निकलती है ऐसे वाइब्रेशन। अभी आपके पास आएगा, फ़िलहाल अभी देखते जाइए अब। अब यहाँ पर मैंने आपको आयाम बता दिया कि भैया किसी का ऐसे कुछ जिनकी पतली आवाज़ होती है, ऐसे धीरे-धीरे एक आयाम बनता है, तरंग दैर्घ्य बनता है। जिनकी भारी आवाज़ होती है, कुछ इस प्रकार से दूर-दूर तक बनता है। तो इससे तो आपको एक समझ में आ रहा है कि देखो कुछ ऐसी भी वस्तुएँ होती हैं जिनका इतना पतला आयाम होता है, इतना छोटा होता है जिसको हम सुन भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ बता भी रहा है, देखिए ये कह रहा है इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, ना ही उनको सुन पाते हैं, सिर्फ़ उनको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जब अनुभव कर सकते हैं तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, जैसे बता भी रहा है, देखो यहाँ पे, जैसे ये चीज़, ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना बनाया हुआ, इसको बनाने से जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसकी आवाज़ बड़ी पतली होती है, तो इसका जो वाइब्रेशन भी बनेगा ना, यानी इसका आयाम कह लो, तरंग दैर्घ्य कह लो, ये जो बनेगा बड़ा कम, बहुत धीरे-धीरे, बहुत पतला-पतला सा बनेगा। तो इस वजह से इसको देखने के लिए, महसूस करने के लिए थोड़ा पास आना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा भी है, सुर यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, सु सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके आयामों को पहचानिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल इसके बारे में कुछ बना रखा है कि इनकी सूची को बनाइए। यहाँ देखिए वाद्य यंत्र किस प्रकार से बना रखा है। कह रहा है वीणा जो देखा हुआ आपने, तानित डोर होता है, तार के माध्यम से उत्पन्न होती है। तबला का तानित झिल्ली होती है जो वाइब्रेट आगे ऊपर नीचे करती रहती है। तो ऐसे कुछ आप लोगों को कुछ म्यूज़िक सिस्टम के नाम लिखने और उसको बताना कि किस तरीके से उसका माध्यम उत्पन्न होता है, ध्वनि कंपन करने वाला कंपमान भाग क्या है। अब जैसे वीणा होती है, वीणा समझते हैं आप? ये जो यहाँ पे मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, ये वाला जो वीणा दिख रहा है, इसको बोलते हैं वीणा, ये वाला हिस्सा। तो ये जो वीणा है, आप इसको देखेंगे तो इसकी आवाज़ कहाँ से उत्पन्न हो रही है? इन तारों में से ना, जो तार तना हुआ है यहाँ पे, जो ये तार तना है इसमें से निकल रही है। लेकिन आप जब तबले को देखेंगे, ढोलक को देखेंगे, तो उसके ऊपर झिल्ली जो लगी हुई है, पन्नी मतलब चमड़े की जो लगी होती है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर वो चीज़ वही पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए कुछ आपको इसके नाम लिख लेना है और ये बताना है कि भैया किस में से उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए वाद्य यंत्र का नाम, म्यूज़िक सिस्टम का, और वहाँ किस द्वारा उसका उत्पन्न होता है वो बताना है। जैसे यहाँ बता भी रहा है कि आपने समता, मंजीरा यानी झांझ और घटक, नोट और मिट्टी के बर्तन, करताल देखे होंगे, है ना? इन सब के बारे में देखा होगा आपने किस तरीके से उसको आघात पहुँचा करके, मतलब चोट पहुँचा करके। यहाँ क्या कह रहा है कि इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। आघात करने से, यानी आघात मतलब उसको चोट पहुँचा जाता है, मारा जाता है, पीटा। ढोलक को मारते नहीं है, पीटते नहीं है तबले को, तभी तो उसमें से आवाज़ निकलती है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी देखिए, मटके को भी जिस तरीके से बता रहे हैं। अच्छा, मंजीरा को भी देख लीजिए, मंजीरा को एक दूसरे में बहुत ज़ोर-ज़ोर से पीटते हैं, तब कितनी आवाज़ उसमें से आती है। ऐसा लगता है बस अब टूट जाने वाला ही है, पर ऐसा होता कहाँ है, टूटता नहीं वो। ठीक है, चलिए देखते हैं फिलहाल अगला क्या कह रहे हैं। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्य द्वारा, जैसे मनुष्य का कान वगैरह होता है, कान कह रहा हूँ मैं, कान से तो मनुष्य को सुनाई देता है, बट जो मनुष्य का ये जो वाद्य यंत्र होता है जो कि गर्दन के पास होता है, यही आवाज़ को निकालता है। जब ये आप बोल रहे होंगे ना, तो आप इसके ऊपर हाथ रखिए, इसके ऊपर आप हाथ रखिए, तो आप महसूस करेंगे कि ये काँपता है।
क्या महसूस करेंगे आप? काँपता है। तो मैंने कहा ना कि जब वस्तु के अंदर से आवाज़ तभी निकलेगी जब वो काँपता है, चाहे कुछ भी हो। तो जब हम बोलते हैं तो ये काँपता है और इसी कारण इसके अंदर से आवाज़ भी निकलता है। ठीक है। आप जब पानी वगैरह पीते होंगे तो देखते होंगे कि लग रहा होगा कि ये नीचे की साइड जा रहा है। कभी आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आप किसी दूसरे को पानी पीते हुए देखिए तो ऐसा लगेगा जब वो पानी पी रहा है ना, तो उसका वो जो ये वाग यंत्र है, लिरिक्स जो है वो उसका नीचे जाता है, वो आपको ऐसा लगेगा चल फिर रहा है वो, बट ऐसा होता नहीं है, वो एक जगह फिक्स होता है। ठीक है। तो इसी टॉपिक के बारे में देखते हैं कि ये टॉपिक क्या कहता है हमारा। तो हमें भी अब ये टॉपिक पढ़ना है, मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, कि मनुष्य किस तरीके से ध्वनि अपना उत्पन्न करता है। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी वस्तु ध्वनि तभी उत्पन्न करती है जब वो कंपमान होती है। अब जो यहाँ पे एक बच्चा आपको दिखा रहा है, ये जो बच्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या करता हुआ दिख रहा है, एक बार इसको देख लीजिए। जो यहाँ पे ये दिख रहा है, कई सारे गिलास में पानी लेकर के बैठा हुआ है। जिस गिलास का लेवल का पानी इसमें अलग अलग है, इसमें कम है, इसमें तो उससे ज़्यादा, यानी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप जब इसके ऊपर डंडा पीटेंगे, कुछ भी करेंगे ना, तो इसके अंदर से आवाज़ बिल्कुल अलग अलग तरह की आवाज़ आएगी। वाइब्रेट यहाँ पे ज़्यादा तरह का आएगा। तो इससे हमने तो सीख लिया भाई, वस्तु के अंदर से ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कोई भी वस्तु काँपने लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारा ये जो टॉपिक है कि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, कि मनुष्य किस प्रकार से ध्वनि को उत्पन्न करता है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि मनुष्यों का जो ध्वनि करने का, उत्पन्न करने का तरीका है, ये मनुष्य का वाग यंत्र, यानी यही चीज़ उत्पन्न होता है। ठीक है। मैं इसके बारे में आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो, ये कह रहा है कि आप कुछ समय तक ज़ोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भंवरे की तरह गूंजिए, तो क्या होगा, जो आपका वाग यंत्र है ना, काँपेगा। ठीक है। तो आप अगर महसूस करना तो उसके ऊपर हाथ रख लीजिए, उंगलियां रख लीजिए, तो आपको पता चलेगा काँप रहा है या नहीं काँप रहा है। मानव में ध्वनि, देखो यहाँ बोल रहा है, मानव में ध्वनि वाग यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होता है, जिसको हम लेरेनिक्स कहते हैं इंग्लिश में। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। मैंने आपको पहले बताया था, जब आप पानी पियेंगे या कुछ चीज़ निगलेंगे ना, निगलेंगे अंदर अपने पेट में, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका वाग यंत्र है, ये जो नीचे की साइड ये दिख रहा है आपको, ये चलता हुआ ऐसा लगेगा भाई चल रहा है उसका। बट आप जब देखिए ना, आपका अपना नहीं दिखेगा, दूसरे का दिखेंगे तब आपको ज़्यादा दिखेगा। आगे देखो, कह रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि यही जो होता है ना, ये शरीर का वह भाग है जो वाग तंतु कहलाता है, वाग यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है, जो हमारी सांस नली है उसके ऊपर होता है बिल्कुल। वाग यंत्र, वाग यंत्र कहो या कंठ कहो, दोनों नाम एक ही है। वाग यंत्र के आर पर दो वाग तंतु होते हैं, इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच वायु निकलने की संकीर्ण झिल्ली घिरी होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सांस नली के ठीक ऊपर है, सांस नली ये जा रही है, उसके ऊपर ठीक दो ये तंतु लगे हुए, एक तरफ और एक इस तरफ। ठीक है। ये दोनों के बीच में अच्छा खासा, देखिए यहाँ से हवा जाने के लिए अच्छा खासा स्पेस होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, जब आप बोलते हैं तो आपके फेफड़े जो है हवा मतलब बाहर छोड़ते हैं, तो जब ये हवा बाहर छोड़ते हैं ना, तो ये चीज़ जो होती है काँपती है, और जब काँपती है तभी वो आवाज़ आपके मुँह में से निकल पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। ठीक है। जब आप बोलते हैं तो आप सांस नहीं लेते बल्कि सांस छोड़ते हैं, तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो सारा शरीर का जो वायु है वो बाहर आता है, तब ये काँपता है। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाग तंत्र कांपने लगती है। क्या होता है, जब शरीर के अंदर से मतलब फेफड़े जो हमारे लंग्स वायु को बाहर छोड़ते हैं तो वो कांपने लगते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाग तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना या ढीला कर सकती हैं। जो इसके साथ मांसपेशी जुड़ी है ना, हमारी मांस जुड़ी हुई है, किसके साथ, इसके साथ। जो ये देखिए, ऐसे नहीं कि खुला बिल्कुल है, इसके साथ भी मांस से जकड़ा हुआ है। जब ये मांस से जकड़ा रहता है, एक मिनट, जब ये मांस से जकड़ा रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, मांस जो होती है हमारी आसपास की, उसको टाइट भी कर सकती हैं, उसको ढीला भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या करती है वो बोल रहा है, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है कि जब वाग तंतु तने और पतले होते हैं तो वाक ध्वनि का प्रकार, वाक ध्वनि का प्रकार या फिर कहें उसकी गुणवत्ता ध्वनि से भिन्न होती है। ठीक है। और जब वाग तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो अगर तने हुए हैं, जब वाग तंतु ढीले हैं तो मोटे होंगे, और जब पतले हैं तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जब पतले हैं मतलब वाग तंतु जब तने होते हैं तो पतले होते हैं, और जब ढीला होता है तो वो मोटा हो जाता है। नहीं समझे बात? देखिए मैं बताता हूँ। ये जो आपका वाग तंतु है ना, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब ये बिल्कुल टाइट होगा, बिल्कुल टाइट करने मतलब जैसे डोरी बांध रखी, बिल्कुल टाइट टाइट, बिल्कुल सीधी टाइट एकदम। तो जब ये टाइट होती है ना, एकदम मान के चलिए टाइट, तो आप देखेंगे खुद जब ये टाइट होगा तो बिल्कुल पतला सा होगा, मतलब ये जब एकदम टाइट हो तो ऐसे पतला सा होगा। ठीक है। लेकिन जब ये थोड़ा ढीला हो जाता है तो क्या होता है,
तब क्या होता है, हमने पढ़ा भी टाइट होगा यानी तना हुआ होगा तो ये बड़े पतले होते हैं, लेकिन जब ये क्या होता है बिल्कुल ढीला हो जाता है, ये जब बिल्कुल ढीले हो जाते हैं तो ये मोटे हो जाते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको पतला करना मोटा करना यानी टाइट करना या ढीला करना, ये हमारी मांसपेशियों के ऊपर डिपेंड करता है कि मांसपेशियाँ उसको जकड़ के रखती हैं पूरा पकड़ के अच्छे तरीके से। ठीक है, अब नहीं पकड़ेंगे ना तो गले से बाहर निकल जाएगा। कल को देखोगे भैया इसके सबके निकल रहा है वाघ यंत्र, कह रहा उसका देखो उसका भी निकल रहा है उसका भी निकल रहा है, बच्चा देख के डर जाए दूसरे को, है ना। अरे मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं होता। चलिए देखते हैं अगला, हम अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। जैसे ये देखिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ ही लेते हैं, एक बार देख लेते क्या कह रहा है ये थोड़ा सा देख लो एक बार क्या कह रहा है। ये कह रहा है पुरुषों जो होते हैं यानी पुरुष मतलब मेल, तो पुरुषों को वाक तंतु की जो लंबाई होती है ना वो 20 mm यानी 20 मिलीमीटर होती है, और महिलाओं में इसकी लंबाई 15 mm यानी 15 मिलीमीटर होती है। इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, बच्चों के वाग तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुष और महिलाओं तथा बच्चों की वाग ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर 5 साल का या तीन साल मान लीजिए, 3 साल का लड़का 3 साल का लड़की बोलेंगे तो आप किसी की भी आवाज़ को बिल्कुल क्लियर नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा लड़का कौन सी लड़की है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो जो लड़का होता है उसकी आवाज़ थोड़ा भारी होते चल जाता है, और लड़कियों की जो आवाज़ होती है थोड़ी सी मोटी होती चल जाती है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी। लड़कों की जो आवाज़ होती है थोड़ी सी भारी मोटी हो जाती है, लेकिन लड़कियों की आवाज़ थोड़ी थोड़ी पतली होने लगती है, तो आप बिल्कुल क्लियर पहचान पाएंगे कि कौन बोल रहा है। ये कब होता है, लगभग मान के चलिए 10 से 12 साल में, जब बच्चा बड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब उसका ऐसा चीज़ें बदलाव शरीर में आने लगता है। ठीक है, और आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कि बच्चा कौन बोल रहा है, कौन पुरुष बोल रहा है, कौन महिला बोल रही है। आप बड़े होने पे तो पुरुष और महिला में दोनों में अंतर कर पाएंगे, कौन महिला बोल रहा है कौन पुरुष। अपने पापा मम्मी को देख लीजिए, देखिए उनमें कौन सा आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन आपके पिताजी बोल रहे हैं, कौन उनकी मम्मी जी बोल रही हैं, या आपका कौन सा छोटा भाई बहन बोल रहा है, पहचान लगे ना। तो यही चीज़ होती है कि छोटे बच्चों में लिरिक्स बहुत होते हैं, मतलब या उनके वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, और यही कारण है कि थोड़ी आवाज़ आप क्लियर पहचान पाएंगे। लेकिन मैंने जब कहा ना कि जब छोटे बच्चे दोनों मेल और फीमेल दोनों होंगे, मतलब अगर लड़का और लड़की दोनों छोटे हैं ना, तो आप उनकी आवाज़ को बहुत क्लियर नहीं पहचान पाएंगे कौन सा लड़का बोल रहा है कौन सा लड़की बोल रहा है। ठीक है जी, अगला देखिए। समान साइज की रबड़ की 2 पट्टियाँ लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कसकर तनिए और इनके बीच में अंतराल यानी दरार में हवा फूकिए। अच्छा, जैसे ये बोल रहे बच्चा करने को, तब ऐसा फूकेंगे ना तो इसके अंदर से आवाज़ उत्पन्न होगी, क्योंकि जब आप फूकेंगे ना तो ये जो वहाँ पे दिख रहा है ना ये काँपेगा, ये चीज़ जो ये हिस्सा ना काँपेगा। ये बच्चा जैसे फूक रहा है तो ये जो फूक रहा है ना इसके आगे का हिस्सा आप देखेंगे, जब ये वाला बच्चा जो फूक रहा है यहाँ पर जो कांपमान होगा, काँपेगी, और जब काँपेगी ना तब उसके अंदर से आवाज़ उत्पन्न होगी, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, तो एक टॉपिक तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये टॉपिक क्या कहता है। कह रहा है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये एक हमारा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। संचरण मतलब होता है फैलना, संचरण मतलब होता है फैलना। तो ध्वनि की जो क्या माध्यम चाहिए भैया, ऐसा तो नहीं है कि भैया कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए आप खाना खाते हैं तो जब खाना खाते हैं तो ऐसा थाली में रखा हो खाना अपने मुंह में, आपके मुंह में ऐसा थोड़ी ना चलाता है, आप उठा के खाते हैं ना हाथों से। तो हाथों से जो खाना आप उठा के खा रहे हैं, हाथ आपका क्या है, माध्यम है, वो माध्यम है, और उसी के द्वारा आपका चीज़ आपके पेटों में जा रही है। लेकिन आप जैसे मान लीजिए कोई गाड़ियों में सामान दूसरी जगह भेजना होता है तो वो माध्यम क्या हुआ, गाड़ी हुआ, क्योंकि गाड़ी ही सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जा रहा है। तो ऐसे ही ध्वनि भी अपने आप कहीं पर नहीं पहुंचती, इसके लिए भी माध्यम होता है। अब वो माध्यम क्या है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। अब जैसे मान लीजिए कि 2 मित्र खड़े हुए हैं, एक मित्र आपका मान लीजिए ये खड़ा हुआ है जस्ट यहाँ पे, और एक मित्र आपका ये खड़ा, 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, मान लीजिए मित्र नहीं 2 व्यक्ति खड़े हैं। अब ये ना इसके पास आया, ये इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ये दूर से ही बोलेगा तो इसको बड़े आवाज़, इसकी अगर बोल रहा है तो उसको आवाज़ इसके कानों तक आराम से चल जाएगी। क्यों? क्योंकि माध्यम है। माध्यम का मतलब ये है कि भाई हवा है, आसपास क्या है, पूरा हवा है। जब हवा है तभी बी जो बोल रहा है ना वो उसके ए के कानों में जा रहा है, नहीं तो जाता ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो माध्यम क्या हुआ, हवा हुआ, यानी वायु। तो जहाँ पर वायु होगी वहाँ पर ही ध्वनि आपको सुनाई देगी, नहीं तो सुनाई नहीं देगी। अब अंतरिक्ष में चले जाइए, स्पेस में। अब अंतरिक्ष में जब आप जाएंगे ना तो आपके कानों में कोई चिल्ला करके बोले तब भी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आवाज़ ही नहीं है वहाँ पे, सॉरी ध्वनि मतलब वायु ही नहीं है। अब वायु नहीं है तो ध्वनि फैल नहीं पा रही है। ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा वायु है, ये पूरा वायु है। अब वायु में से अगर कोई बोलेगा ना, मान लीजिए यहाँ से कोई बोल रहा तो उसकी आवाज़ इसी वायु के द्वारा जाती है, फैलती है।
अब जब यही चीज़ ना रहे तो आवाज़ वो जा ही नहीं पाएगी, आगे आवाज़ पहुँच ही नहीं पाएगी, आगे उसको जाना ही नहीं पाएगा फिर वो, है ना। तो अंतरिक्ष में सिर्फ यही होता है, अंतरिक्ष मतलब पृथ्वी से बाहर आप जाएंगे जो स्पेस है पूरा, वहाँ पे वायु ना होने के कारण कोई व्यक्ति अगर कोई बोलता है दूसरे के कानों में आवाज़ सुनाई ही नहीं देगा। लेकिन पृथ्वी पे तो हर जगह वायु है, तो हम खुले में बोलते हैं भाई तो उसको हर जगह सुनाई देता है। चाहे कोई माइक लगा कर भी बोले तब भी सुनाई देता है। अगर ध्वनि नहीं रहेगी, आवाज़ नहीं रहेगी, तो चाहे जितना बड़ा स्पीकर लगा ले, माइक से लगा ले या आपके कानों में चिल्ला दे, तो आपको सुनाई 1% भी नहीं देगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देख ली। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे बच्चा दिखा रहा है, कह रहा है कि एक कोई फ़ोन लेना है और गिलास में रख लीजिए, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से अपने मुंह से उसको अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए। ऐसे पकड़ने का मतलब कि आपकी उंगलियां जो मतलब खाली जगह हो ना, वहाँ पे आपकी उंगलियां हो, ताकि वहाँ से 1% भी हवा अंदर ना जाए। ठीक है, आपने ऐसा कर लिया। ऐसा करने के बाद जितना उसके अंदर आपको वायु है अपने मुंह से खींच लीजिए और अपने मित्र को कहिए उस पर कॉल करे उसी दौरान। जब वो कॉल करेगा अपने मुंह से वायु को खींचिए, तो जब खींचेंगे ना, तो जब खींच रहे हैं तब आपको अंदर ही अंदर आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन बाहर उतना नहीं सुनाई देगा। और जब आप मुंह से खींच रहे हैं तो वही अब आपकी आवाज़ जो है सुनाई दे रही है, लेकिन कम सुनाई दे रही है। अब आपको क्या करना है, तो अपने अब हटा लीजिए हाथ को। जब आप अपने हाथ को हटा लेंगे तो अपने मित्र को कहिए कि दोबारा कॉल करे। अब जब वो दोबारा कॉल करेगा तो आपको बड़ी तेज़ी से आवाज़ सुनाई देने लगेगी। क्यों भाई? क्योंकि जब आपने मुंह में लगाया था तो उसके अंदर वायु जा नहीं रही थी, जितनी बची थी आपने मुंह के द्वारा उसको खींच लिया था, लेकिन आपने जैसे छोड़ा फिर उसके अंदर वायु भर गई। और जब वायु उसके अंदर गिलास के अंदर पूरी भर गई, तो आप जब अपने मित्र को दोबारा कहा कॉल करने के लिए, तो आपको दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देगी, है ना, बहुत दूर तक सुनाई देगी आपको। यानी उसकी प्रबलता, यानी उसकी मजबूती बढ़ गई ध्वनि की। ध्वनि ताकतवर होता है, आपको दिखाई भले ना दे। जैसा मतलब अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कोई स्पीकर रखा हुआ है और यहाँ पर एक गिलास रख लीजिए, जब इसके अंदर से आवाज़ निकलेगी वाइब्रेशन, तो गिलास को पूरा हिला सकती है। क्यों? क्योंकि हमें तो दिखाई नहीं दे रही है भाई, लेकिन फिर भी इस ध्वनि के अंदर ऐसी पावर है, ऐसी ऊर्जा है जो चीज़ों को हिला सकती है। तो मैंने यही कहा ना कि ध्वनि ध्वनि के अंदर क्षमता होती है, ऐसी पावर होती है। ध्वनि हमने कहा कि ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, अब जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है वही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, देखिए कहाँ, ये जो मैंने आपको बताया ना गिलास का पूरा प्रोसेस, कह रहा वास्तव में यदि गिलास में सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाता। ये भी बात सही है कि अगर आप पूरा वायु उसके अंदर से खींच लेते तो आपको पूरा ही नहीं सुनाई देता। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ध्वनि को संचरण के लिए, संचरण मतलब एक माध्यम की आवश्यकता होती है। संचरण मतलब फैलने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह अगर ध्वनि जाएगी तो इसका मतलब कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। हवा भी एक माध्यम है, तो हवा के माध्यम के द्वारा ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ध्वनि नहीं है, जो निर्वात है। निर्वात मतलब कुछ भी जहाँ पे ना हो, बिल्कुल निर्वात हो, तो वो निर्वात उसी को कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे वो ध्वनि संचरित ही नहीं होगी, यानी ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होगी, यानी फैलेगी नहीं, और व्यक्ति जो अंतरिक्ष में होंगे उनको कहीं पर भी एक दूसरे के साथ सुनाई नहीं देगा। अच्छा बताइए, पानी में सुनाई देगा आवाज़ की या नहीं सुनाई देगा? कमेंट करिए आप मुझे, बताइए कि अगर दो व्यक्ति कान पानी के अंदर बोल रहे हैं तो क्या सुनाई देगा? तो कमेंट करके बताना फ़िलहाल अपना। ठीक है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, वो उसको भी सुनाई देगा। ठीक है, उसको भी सुनाई देगा, लेकिन जितनी मात्रा में आपको बाहर सुनाई दे रहा था पानी से, वायु में, उतना मात्रा आपको जल के अंदर नहीं सुनाई देगा। लेकिन देखिए, बाहर ध्वनि का माध्यम क्या है? फैलने का, वायु, और पानी के अंदर माध्यम क्या है? जल है। जैसे यहाँ पे देखिए एक टॉपिक, यहाँ पे ये देखिए बच्चा जो करके कान में घंटे कुछ इस प्रकार से लगा रखा, अपना कान लगा रखा है। तो अगर इसकी अंदर से जो आपको ध्वनि निकलेगी, इसके अंदर से जब ध्वनि निकलेगी यहाँ तक जाने के लिए, यानी इसके कानों तक जाने के लिए बच्चे के, तो उसका माध्यम क्या हो गया? पानी हो गया ना, कि पानी के द्वारा ध्वनि फैल रही है, उसके कानों तक जा रही है, यहाँ से निकलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कम मात्रा में ध्वनि उसको सुनाई देगी। लेकिन अगर ये बाहर कहीं घंटे बजाता ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा माध्यम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में माध्यम है, तो उसको बड़े आसानी से सुनाई देगी। ठीक है, अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जो स्पीकर मोबाइल में सुन रहे हैं वो भी आपको सुनाई नहीं देती अगर आसपास आपके वायु ना हो। तो आपको सुनाई कैसे दे रही है? सिर्फ आपके वायु के कारण ही सुनाई दे रही है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ सुन लिया भाई कि ध्वनि को फैलने के लिए, यानी संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जो भी हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये 2-3 मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, जैसे यहाँ पे आपको दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये छोटे बच्चे पहले जो ऐसे कुल खेल खेलते थे, पाइप की तरह कुछ रगड़न पर करते थे, तो यहाँ पे उसको सुनाई आराम से देता था। ये देखिए, इसको पीटेगा तो इस बच्चे को भी सुनाई देगा, क्योंकि जब ये पीटेगा ना तो उसके अंदर से वाइब्रेट होगा और ध्वनि वहाँ पे जाएगी। और ध्वनि को जाने के लिए माध्यम तो हवा मिल रहा है उसको, और जैसे उसको हवा मिला तो क्या हुआ, उसको सुनाई देगा, ध्वनि को फैलने के लिए मौका मिल गया भाई, हवा मिल रही है ना। तो ये था तो आपको एक टॉपिक। अब हम, वीडियो कितनी लंबी होगी? लगभग आपकी आधे घंटे की हो गई है।
तो हम एक काम करते ना, यहीं तक ही रहने देते हैं। बाकी जो आपका बचा हुआ हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, उसको मैं क्या करता हूँ आपको अगले टॉपिक में यानी अगले वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। अगले पार्ट में बता देता हूँ, या आपको मैं इसी पार्ट में बता दूँ क्या? देख पाएंगे आप पूरे 1 घंटे की वीडियो? 1 घंटे की तो नहीं हो पाएगी, लगभग 40 से 45 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ठीक ही है, इसी वीडियो में देख लो, दूसरे में आपको देखने के लिए या इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। हम ध्वनि को, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, ठीक है। तो सुनते हैं, अब इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या चीज़ कह रहा है टॉपिक। तो देखते हैं हमारा क्या कह रहा है टॉपिक। तो इस टॉपिक के बारे में हम शुरू करते हैं, ध्वनि को हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं। अभी हमने पढ़ा कि भाई कोई भी वस्तु ध्वनि तभी उत्पन्न करती है जब वो कांपती है। फिर हमने पढ़ा कि ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी फैलने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए उसको ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है। तो जैसे जल भी माध्यम, वायु भी माध्यम है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ध्वनि को हमारा कान सुन कैसे पाता है। आखिर इतना सारा जब सब बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो हमें आवाज़ या गाना भी सुनाई दे रहा है, तो बड़ा प्यारा लगता है। वो कैसे चीज़ होती है, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कान के बाहरी भाग की कीप या जैसी नली होती है, जब ध्वनि में इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है। इसके सिरे पर एक पतली तनिक झिल्ली होती है जिसे हम कर्णपटय यानी एयर ड्रम कहते हैं। अब एयर ड्रम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। ये देखिए कीप, पता है आपको कीप? जब हम पहले के ज़माने में लोग अभी भी करते भाई, बोतल वगैरह में किसी डब्बे में मिट्टी का तेल पलटा जाता था तो कीप भी रखी जाती थी ऊपर, ताकि तेल इधर उधर ना गिरे, सीधा हम उस पर डाले, पूरा इकट्ठा होकर किसी पर, मतलब अगर ये मान लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मान लीजिए आपका एक डब्बा है और डब्बे में इतने ही लगभग छेद होता है भैया, तो इसके ऊपर एक कीप रखी जाती थी पतली सी, इसके अंदर, जिसके अंदर आप इसमें तेल डालोगे ना तो पूरा का पूरा इसके अंदर तेल आराम से चल जाता था। तो हमारा कान भी कुछ इसी तरह का होता है। आप जो कान के बाहर वाला हिस्सा चमड़ी देखते हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला हिस्सा है आपके, जो बालों के साइड होता है, ये सारा आवाज़ को इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करके सीधा यहाँ भेजता है। तो जो आपको कर्णपटा दिख रहा है ना, ये आपको देखो मैं कर्णपटा दिखा रहा हूँ बड़ा करके, जिसको आप कान का पर्दा बोलते हो, ये रहा। इसी के अंदर जब जाता है, वहाँ से प्रवेश करते हैं, तो यहाँ से होते होते फिर आपका कहाँ ध्वनि जाता है, ये इसके पास जाता है, अंतःकरण के पास, इन सब में जाता है ये ध्वनियाँ। और यहाँ सब जाने के पास ध्वनि को महसूस किया जाता है, समझा जाता है। जब महसूस हो जाता है तो ध्वनि को दिमाग के पास भेज दिया जाता है। अब दिमाग क्या करता है भाई, समझ जाता है कि यही मेरे को बोला था, यही मेरे को मार रहा है, यही चिल्ला रहा है, या यही मेरे को गाना सुना रहा है। अगर भैया मार रहा तो फिर दिमाग भी कहता मारो उसको, पर मारना नहीं भाई, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा वहाँ तक पहुँचाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि अगर इसको एग्जांपल आपको समझना है ना, तो ये देखिए आप एक टिन का डब्बा लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। ये देखिए ये टिन का डिब्बा लेना है, टिन के दोनों डिब्बे मतलब दोनों साइड आपको काट लेनी है। दोनों साइड काटने के बाद आपको दोनों साइड गुब्बारा लगाना है। दोनों साइड गुब्बारा लगाएंगे और एक साइड गुब्बारे को हल्का सा इस प्रकार से छेद कर लीजिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। दोनों साइड छेद कर लेंगे और उसको उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद जो आपको नीचे वाला हिस्सा होगा जिसके ऊपर छेद नहीं है, उसके ऊपर कुछ थर्माकोल या कुछ ऐसे कंकड़, छोटे मोटे कुछ दाने वगैरह उस पर रख दीजिए। जब आप अंदर से बोलेंगे ना इस साइड से, मतलब ये वाला हिस्सा नीचे की साइड है यहाँ पे, जब यहाँ से आप बोलेंगे ना तो ये कांपेगा, जो गुब्बारा ऊपर है कांपेगा, और जब वो कांपेगा ना तो ये सारे के सारे उछलेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो इसी के कारण उसमें से ऐसा सेम हमारा कर्णपटा भी काम करता है। ये भी सेम, कि हमें ध्वनि हमारे कानों तक तभी पहुँचती है जब ये कांपता है, कांपेगा तो वो चीज़ ध्वनि को अंदर, हमारे अंदर तक पहुंचा देता है, और अंतःकरणों तक पहुंचने के बाद ध्वनि यहाँ से होते हुए हमारे कान दिमाग तक पहुंच जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो कह रहा है कर्णपटा एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है और ध्वनि के कंपन को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए एक बार, ये देखिए कर्णपटा एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है, यानी रबड़ की शीट की तरह बिल्कुल होता है, और ध्वनि के कंपन कर्णपटा को कंपनित करते हैं। यानी जब ध्वनि कांपती है ना, वाइब्रेट करती है, तो हमारे कानों तक पहुंचती है, तो कर्णपटा भी कांपने लगता है, यानी कान का पर्दा वो भी कांपने लगता है। और कांपने के बाद वो चीज़ कहाँ भेज देता है, इनर कान के पास। इनर कान का मतलब मैंने बोला आंतरिक कानों के पास, यानी यहाँ पर इन चीज़ों के पास भेज देता है। जैसे कि यहाँ कर्णपटा आंतरिक कान ये रहे आपका,
यहाँ पर भेज देता है और वहाँ पर भेजने के बाद क्या करता है, वह संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। कहने का मतलब यही है कि जब कोई बोलता है तो कानों में हमारे अंदर आवाज़ होती है जो पर्दे के पास जाती है और पर्दे के पास जाने के बाद ये सीधा काँपने लग जाता है। काँपने के बाद यहाँ से ध्वनि हमारी आंतरिक कणों के पास पहुँचता है। आंतरिक कण से ध्वनि के बाद महसूस किया जाता है संकेतों को और यहाँ से इकट्ठा करके ध्वनि यहाँ से होते हुए हमारे दिमाग में भेज दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मानव कान, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ये क्या क्या रहा है। ठीक है, मानव कान के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ टॉपिक क्या आ रहा है नया, कह रहा कंपन का आयाम और आवर्तकाल या आवृत्ति क्या चीज़ होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहा कि हम जानते हैं किसी वस्तु का बार बार इधर उधर होना कंपन कहलाता है। मैंने पहले बोल दिया भाई, किसी चीज़ का आगे पीछे होना या ऊपर नीचे होना कांपना कहलाता है, यानी कंपन कहलाता है। इस गति को हम दोलन गति भी कहते हैं। आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में कुछ इस प्रकार से लगा होता है तो नीचे का लटका होता है, ये बार बार इधर 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 उधर उधर होता रहता है, इसको कहते हैं दोलन गति। इधर उधर होना क्या कहते हैं, दोलन गति, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, और अपने पिछली कक्षाओं में दोलन गति और आवर्त के बारे में पढ़ रखा है। तो दोलन गति जो बार बार इधर उधर हो रही है ना, इसको हम आवर्त कहते हैं। यहाँ नहीं समझे, यहाँ देखो लिखा हुआ है। यहाँ कह रहे हैं कि प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को हम दोलन आवृत्ति कहते हैं, यानी जितने भी एक सेकंड के अंदर जितनी बार इधर उधर हुआ उसको हम दोलन आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति हमने पढ़ा था ना, तो जो ऐसे हो रही है इसको आवृत्ति कहा जाता है। तो सेम वो भी जो वहाँ पे अभी घड़ी का था ना, वो भी इधर उधर होता है ना, तो उसको हम दोलन आवृत्ति कहते हैं। क्योंकि दोलन गति किसको कहते हैं, जो ऐसे होते हैं उसी को दोलन गति कहा जाता है। तो यहाँ पे दोलन आवृत्ति हम कह रहे हैं। आगे देखो, कह रहा है आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापा जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। जैसे हम दूरी को किस में मापते हैं, किलोमीटर या मीटर में मापते हैं ना, ऐसे ही हम वजन को किस में मापते हैं, किलो में मापते हैं, किलोग्राम में उसको। ऐसे ही लिक्विड से जो पानी वगैरह दूध वगैरह को या घी वगैरह को किस में तौलते हैं, हम कहते हैं लीटर में। भैया लीटर दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, बोलते हो ना, या अब तो 1 किलो भी दूध बोला जाता है तो लीटर में मापते हैं। तो ऐसे जो ध्वनि होती है भैया, उसको किस में तौलेंगे, उसको किस में मापते हैं, तो उसके मापने की जो इकाई होती है ना, वो हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज। यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम बार बार हर्ट्ज नहीं लिखते, जहाँ पर समझ लेना कि HZ लिख दिया वहाँ पे हर्ट्ज है, वहाँ पे क्या है, हर्ट्ज। तो इसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछे ध्वनि की मापा की इकाई क्या है या मेजरमेंट यूनिट क्या है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी साउंड की। ठीक है, ध्वनि की मापा की इकाई क्या है, तो हर्ट्ज है। यानी ध्वनि को हम किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहे हैं देखिए, प्रति सेकंड के बराबर होती है, यानी 1 हर्ट्ज की आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यानी 1 हर्ट्ज यानी एक ध्वनि कह लो, 1 हर्ट्ज मतलब एक ध्वनि। तो 1 हर्ट्ज ध्वनि आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। कहने का मतलब ये भैया कि अगर मान के चलो 1 हर्ट्ज ध्वनि है, ये बराबर किसके होगी, एक दोलन गति के, यानी 1 सेकंड के। 1 सेकंड यानी कह लो कि 1 सेकंड में 1 हर्ट्ज ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आपको ये चीज़ बता रहा है वो। फिर क्या उसने कि यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो वो धीरे धीरे क्या होगी, वो बढ़ती रहेगी, तो उसकी 20 होगी। अभी मैंने कहा यहाँ पे आपको कि 1 हर्ट्ज, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है ना, 1 हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो कोई वस्तु अगर 1 सेकंड में 20 दोलन पूरी करती हो तो क्या कहोगे, कितनी होगी, 20 हर्ट्ज उसकी होगी ना। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो क्या कहता है ये। अच्छा, हमने अब एक चीज़ तो पढ़ ली है, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको कहूँ तो आपको इसी का, अगर मैं बांसुरी की आवाज़ या ढोलक की आवाज़ या तबले की आवाज़ अगर बजाऊँ और आपके कानों तक पहुँचे वो चीज़, तो क्या पहचान पाओगे कि कौन सी चीज़ की आवाज़ आ रही है, पहचान लोगे ना, गिटार की आ रही है या किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ढोलक की आ रही है, म्यूज़िक सिस्टम, किस में म्यूज़िक सिस्टम में आ रही है आवाज़, तो आप पहचान सकते हो आराम से, है ना। या सिंपल सी बात, आपकी फ़ोन अगर रिंगटोन आपको पता है तो आप पहचान लेते हो ना कि मेरे फ़ोन का आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ संपन्न कैसे हो पाता है, ये संपन्न हो पाता है उसकी प्रबलता पर। ठीक है, उसकी प्रबलता, उसकी तारत्व और उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। आवृत्ति मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आवृत्ति, आयाम और आवृत्ति पर डिपेंड करता है उसकी गुणों में, तभी आप पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक लिखा भी है, कह रहा है आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, जो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनि में
उनके आयामों तथा आवृत्ति के आधार पर अंतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला ना, आयाम, प्रबलता और तारत्व वाली जो टॉपिक है आपकी, यहाँ पे देखिए, प्रबलता मतलब कितना मजबूत है, तारत्व कितना उस ध्वनि का, जैसे यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है, ये देखिए। तब ये जो मैंने आपको बताया था ना कि इसका भाई आवाज़ थोड़ा भारी होगा, तो इसका देखिए किस तरीके से वाइब्रेशन थोड़ा दूर दूर जा रहा है ना। लेकिन आप इसी के नीचे भी कोई सीटी बजाता हुआ देख लीजिए, उसकी कितनी जल्दी से फास्ट जा रहा है। तो इससे पता लगा सकते हो ना कि कौन कितना ज़्यादा प्रबल है, कौन कितना मजबूत है। प्रबल का मतलब है मोटा है, आवाज़ उसका भारी है, या पतला है, सुरीला है, कैसा है, वो आप इस चीज़ में बता सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ तो फिलहाल लग नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपको इतना तो मैंने बता ही दिया है। तो आप ना इसको एक बार पढ़ना ज़रूर घर पे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनों के आयाम वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए कि यदि आयाम दोगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना गुणक में बढ़ जाती है। अगर किसी ध्वनि की आयाम बढ़ रही है तो उसकी प्रबलता, आयाम मतलब ये जो हो रहा है, अगर ये बढ़ रही है यानी ऐसे कुछ इस प्रकार हो रही है और बहुत दूर तक जा रही है, तो ध्वनि अपने आप समझ लो मजबूत बन जाएगा। अभी हमने इसका पढ़ा ना कि भैया इसके देखो कितनी दूर तक जा रही है, लेकिन इसके क्या जा रहा है, इसका बड़ा पास पास और छोटा छोटा जा रहा है जल्दी जल्दी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी आवाज़ मोटी है और इसकी आवाज़ क्या है, पतली है। तो सेम वहाँ पर भी बता रहे हैं कि अगर किसी का आयाम मतलब मैंने बोला ना ये चीज़, अगर वो उसकी बढ़ रही है तो इससे साफ साफ पता चल रहा है वो ज़्यादा ध्वनि मजबूत होगी, और कम हो गई तो वो भी कम हो जाएगी। तो प्रबलता को डेसिमल मात्रक में व्यक्त करते हैं, यानी जहाँ प्रबलता ध्वनि की, अगर भैया क्वालिटी का पता चल जाए, मतलब करनी हो कि क्वालिटी कैसे पता करोगे, तो हम बोलते हैं डेसिमल में पता करते हैं, डेसिबल में। ठीक है, किसकी भारी है, जैसे 10 डेसिमल बोल रहे, हमारी सांस की होती है मंद फुसफुसाहट, और सामान्य बातचीत अगर करते हैं ना तो हम 60 डेसिबल में बोलते हैं। अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो 60 डेसिमल में। व्यस्त यातायात जो गाड़ियों की आवाज़ होती है लगभग 70 डेसिमल में। औसत फैक्ट्रियों की जो आवाज़ आती है वो लगभग 80 डेसिमल में, यानी इनकी आवाज़ बहुत भारी होगी। अब जितना कम होगा उतना ही पतला आवाज़ होगा। जैसे हम सांस लेते हैं तो बड़ी फुसफुस सी आवाज़ आती है हमारी सांसों की, तो इस तरीके से बड़ी पतली आवाज़ होती है। तो आपको ध्वनि की प्रबलता के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक और भी कुछ लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए आप। यहाँ क्या कह रहे हैं, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु कंपनित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। मैंने बोला ना, जब आयाम ज़्यादा होगा, ये चीज़ जब आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि उत्पन्न भी, प्रबल भी और मजबूत भी बहुत ज़्यादा होगी जब आयाम ज़्यादा होगा। जब आयाम छोटा होगा तो ध्वनि का मंद भी, यानी भारी या नहीं होगा, फिर पतला आवाज़ होगा। ठीक है, देखो आगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे बता भी रहा है कि ढोलक का और किसी भी म्यूजिक सिस्टम का या सीटी बजाने के लिए आप ले सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसमें कुछ लग नहीं रहा कि आपको टॉपिक बताऊं, उसको तो छोड़ दीजिए, बाकी नहीं। ये टॉपिक पढ़ते हैं हम, श्रव्य और अश्रव्य क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए आपका। अभी हमने पढ़ा भाई, जहाँ पे HZ लिखा हो इसका मतलब क्या होता है। जहाँ पर HZ लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम ध्वनि को इस फॉर्मेट में मापते हैं, यानी हर्ट्ज में मापते हैं। पढ़ा था ना हमने, हर्ट्ज में मापते हैं कि जैसे हम दूरी को किलोग्राम में मापते हैं, वजन को दूरी को हम किलोमीटर या मीटर में मापते हैं, और वजन को किलोग्राम में मापते हैं। ऐसे ध्वनि को भी हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। हर्ट्ज मतलब HZ में मापते हैं। ठीक है, तो श्रव्य और अश्रव्य। अच्छा हम बताओ कहाँ से कहाँ तक की ध्वनि सुन पाते हैं। कोई पूछ ले भाई कि अब बताओ कि कहाँ से कितना कम ध्वनि, कितने कम से कम ध्वनि सुन पाओगे और कितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि सुन पाओगे। तो हम जो है याद रखना, 20 हर्ट्ज से, क्या बोला मैंने, 20 हर्ट्ज। 1 मिनट में दिख नहीं रहा होगा आपको, बताता हूँ, देखो 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज HZ, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाते हैं। यहाँ पे भी HZ लगा लेना। ठीक है, 20 हर्ट्ज से हम ध्वनि सुनना स्टार्ट करते हैं और 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम सुन पाते हैं। चाहे आप ऐसे बोल लो या बोल सकते हो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाते हैं। किलो, KHZ। चाहे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बोलो या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बोलो, बात एक ही है। क्यों बात एक ही है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होता है। तो मैंने बोला था 20,000, तो 20 हो गया ना, 20 हर्ट्ज उसमें, 20 किलो हर्ट्ज। तो आप बोलना, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर पूछे कितने तक की ध्वनि सुन पाते हैं तो बोलना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, KHZ, किलो हर्ट्ज। ये बोल लो
या बोल देना अगर उसको ना समझ आए तो 20 हर्ट्ज से बोल देना 20,000, कितना 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम सुन पाते हैं। जो भी आपसे पूछे इतना बता देना, ठीक है। तो कह रहा है कि लगभग 20 सेकंड प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियों को मानव कान सुन नहीं सकता है, ये कह सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बोला ना कि जो हम कहाँ से सुन पाते हैं, हम सुनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं 20 हर्ट्ज से ना। तो बोल रहा है अगर 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि होगी तो हम उसको नहीं सुन पाएंगे। हम सुन पाते 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। इससे अगर कम ध्वनि होगी ना, जिसको हम कहते हैं आश्रव्य ध्वनि, जिसको हम सुन ही नहीं पाते। आश्रव्य मतलब आएगी नहीं हमारे पास, और श्रव्य मतलब सुनना। तो आ मतलब नहीं और श्रव्य मतलब सुनना, यानी हम सुन ही नहीं पाते किसको, जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम की होगी उसको हम सुन ही नहीं पाएंगे। अब इसका उल्टा मैं बोलूँ, जो मैंने बोला 20,000 तक की ध्वनि सुन पाते हैं हम, 20,000 तक की ध्वनि हम 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाते हैं। तो यहाँ तक तो हम सुन पाते हैं, लेकिन अगर बोलूँ इससे आगे तक की ध्वनि आ गई तो इसके आगे तक की हम बोलेंगे ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि। क्या बोलेंगे, परा, जो हमारे कानों में आई और पराश्रव्य यानी पार करके चली गई, लेकिन हमें ना महसूस हुआ ना सुनाई देगा, ठीक है। तो ये हो गई पराश्रव्य ध्वनि, ये भी आप नहीं सुन पाओगे क्योंकि ये क्या है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाओगे, इसके बीच में ही आप सुन पाओगे, इससे कम या इससे ज़्यादा आप नहीं सुन सकते। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला ना कि जैसे 1 किलो हर्ट्ज में 1,000 हर्ट्ज होता है, तो आप ये भी बोल सकते हो जब बोलो 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। मैंने बोला ना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बोलो या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बोलो, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो लेकिन ऐसे कुछ जंतु होते हैं, अब कुछ जंतु का मतलब मैं आपको बता दूँ, जब कहीं भूकंप आने वाला वगैरह वाला होता है तो आपने देखा होगा कुछ जानवर वहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं। वो भाग कैसे जाते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का एहसास महसूस हो जाता है, ठीक है। चूहे तक के उन्हें पता चल जाता है, कुछ ऐसे छोटे जानवर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी पता चल जाता है। वो ना 20,000 हर्ट्ज से यानी इतनी हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि भी सुन पाते हैं, महसूस कर लेते वो। तो वहाँ से जब बाढ़ वगैरह आने लगे, भूकंप आने लगे, तो जानवर तुमने देखा होगा पहले छोड़ के भाग जाते हैं वहाँ पे। अब ये होती कहाँ पे ध्वनि कौन सी है भैया, तो ये ध्वनियाँ होती हैं जो आपका ब्रह्मांड में जो उल्का पिंड टकराते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ध्वनियाँ, बहुत 20,000 हर्ट्ज तक की ज़्यादा ध्वनियाँ होती हैं, जो आपको मतलब जिनको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपको सिर्फ सुनाई 20,000 हर्ट्ज तक का ही देता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा ध्वनियाँ कुछ जानवरों को सुनाई दे जाता है, तो वो वहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला, भूकंप वगैरह आने वाला, भैया छोड़ के भाग जाओ वहाँ से, ठीक है। अच्छा, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ भी होती है, जैसे चींटी फुसफुसा रही है, ठीक है ना, अपने में बातचीत कर रही है। गेंडा जो होता है रेनोसिस, वो भी आपस में 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं आपस में बात करने के लिए। हाँ भाई तू कैसा है, मैं ठीक हूँ, और बता बढ़िया, हाँ, ऐसे वो बात करते हैं। अरे मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं करते वो, ठीक है। वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ भी निकालते हैं अपने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए। तो छोटे बच्चे भी ऐसा करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है, टॉपिक ज़रा ध्यान से देखना, जो मैंने आपको बताया ना वो यही सब बोल रहा है। क्या बोलेगा देखो, कह रहा है कुछ जंतु जो होते हैं 20 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि की आवृत्ति को, ध्वनियों को सुन भी सकते हैं। कुत्तों में ये क्षमता होती है, मैंने बोला ना इतनी हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि भी कुत्ते सुन पाते हैं, जो कि हमारी यहीं तक की सुनने की क्षमता है। पुलिसकर्मियां उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिससे कि कुत्ते सुन पाते हैं। जो कुत्ते को पुलिसकर्मी पालते ना, वो 20,000 हर्ट्ज तक के ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि के सीटी बजाते हैं, जो कि उसको खुद नहीं सुनाई दे रहा पुलिसकर्मी को, लेकिन कुत्ते को जरूर सुनाई देगा। है ना, इंटरेस्टिंग बात। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा जाने माने पराश्रव्य ध्वनि, मैंने आपको बताया था अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड ध्वनि का भी हम इस्तेमाल करते हैं, चिकित्सक लोग करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं भैया। पेट में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड उसका एक अच्छा डायग्राम, अच्छा चित्र बनाता है कि पेट में प्रॉब्लम है क्या चीज़ का, ठीक है। तो कह रहा है कि जो जाने माने पराश्रव्य ध्वनि उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियों पर काम करती है। यानी जो अल्ट्रासाउंड होती है वो भी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि होती है, जो कि हमें सुनाई नहीं देती वो, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है वायु प्रदूषण। अच्छा जी, ये भी एक है थोड़ी सी बात। वायु प्रदूषण आपने देखा है, आप कभी रेड लाइट वगैरह में चले जाओ, ट्रैफिक एरिया में चले जाओ, तो आपने देखा होगा कितनी सारी सीटियाँ बजाते रहते हैं कि वो गाड़ी वाला वो चिल्ला रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वहाँ पे सारा ध्वनि मिक्स हो जाता है। मतलब एक यहाँ बोल रहे, एक यहाँ बोल रहा है, कोई यहाँ गाड़ी बजा रहा है, कोई यहाँ सीटी, कोई यहाँ, ये सब आपस में मिक्स हो गई। ये सब मिक्स हो गए क्या बना दी, प्रदूषण।
कौन सा प्रदूषण? आवाज़ों वाला, यानी ध्वनि प्रदूषण, उसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वायु में अवांछित गैसें कणों की उपस्थिति द्वारा वायु प्रदूषण तो कहलाती हैं। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों को, अवांछित मतलब जो हमें पसंद नहीं, वांछित मतलब पसंद, अवांछित मतलब जो पसंद नहीं, बेवजह वो ध्वनियाँ वायुमंडल में हमारे फैलती रहती, निकलती रहती हैं। आपको पता है कोई गाड़ी चिल्ला रही है, कोई चिल्ला रहा है, मार रहा है, पीट रहा, गाली दे रहे हैं, कितनी सारी ध्वनि एक दूसरे में मिक्स होकर सब एक प्रदूषण कर देनी है ना, उसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण में बहुत सारी चीज़ आ रही है, कोई मशीन चला रहा है, कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है, कोई घर में कोई और ही चीज़ उत्पन्न कर रहा है, कोई टेलीविज़न चला रहा है, कोई ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर में कुछ उपकरण चल रहा है। आपने देखा होगा ड्रिल मशीन चलती है तो आपको थोड़ी देर वहाँ रुकना पसंद नहीं होगा, लेकिन जो बढ़ई के काम करते, कारपेंटर वगैरह, वो दिन भर वहाँ काम करते रहते, तो उनकी आदत हो चुकी है। अब नॉर्मल व्यक्ति वहाँ चला जाए तो उसको पसंद नहीं है, बोला बंद करो उसको, क्योंकि भैया ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वो भी बोल रहा है और वहाँ पर भी कोई ड्रिल मशीन चला जाए तो उसको पसंद ही नहीं आ रहा है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर होती है, तो ध्वनि प्रदूषण इसी को कहते हैं। कूलर वगैरह हो गया, बाकी सब चीज़ें चलती हैं तो ध्वनि प्रदूषण उनसे होता है। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ होती हैं? अच्छा, ये भी टॉपिक भाई, इतना सारा शोर शराबा हो रहा है तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो अपने पढ़ा था ना कर्णपट्टी यानी कान का पर्दा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है टॉपिक, इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? यानी जो इतना हो रहा है, इतना प्रॉब्लम भैया, जितनी ज़्यादा बेवजह ध्वनि उत्पन्न हो रही है, प्रदूषण हो रही है, इसके कारण बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, अनिद्रा, नींद ना आना, तनाव और उच्च रक्तचाप यानी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उसका बीपी हाई हो सकती है ज़्यादा ध्वनि उसको आवाज़ आने से। चिंतन हो सकता है, बहुत से स्वास्थ्य संबंधी है जो उसके शरीर में दिखाई देने मतलब उस चीज़ को बीमार हो सकता है व्यक्ति। जैसे बोल रहा उसको नींद ना आना, तनाव रहना, हमेशा निराश रहना, या हाई ब्लड प्रेशर हो, जैसे बीपी हाई हो जाए, ये सब किसके कारण होता है? ये ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण के कारण बीमारियाँ होती हैं। तो इसके बारे में आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो सीमित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी सिनेमा हॉल में आप नहीं गए होंगे, तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं। पर्दे का मतलब है कुछ सिनेमा हॉल को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से सिनेमा हॉल को बनाया जाता है, और पूरे अंदर अंदर के साइड में पूरा पर्दा लगा होता है, पूरा पर्दा। अभी मैं बताता हूँ पर्दा क्यों लगा होता है। ये पर्दा लगा होता है। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे चेयर बनी होती है, चेयर के ऊपर भी, कुर्सियाँ जो बनी होती है उसके ऊपर भी आपका क्या लगा होता है? पर्दे लगे होते हैं, कपड़े ढेर सारे लगे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो स्क्रीन है, वहाँ पे जो पिक्चर चल रही होती है, उसकी आवाज़ जब निकलती है ना पूरा, तो उस पूरे हॉल में गूंजेगी। अगर आपका घर कभी खाली होता है तो आप अगर बोलोगे ना थोड़ी सी भी आवाज़, तो बार बार गूंजती है, बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। तो उनको फिर वो पिक्चर वहाँ पे समझ में नहीं आएगी, मूवी वगैरह जो होगी। इस वजह से जब इस पर्दे को लगा देते हैं ना, पर्दे क्या करते हैं, ध्वनि को फैलने से रोक देता है। और जो कुर्सियाँ वगैरह होती है, कुर्सी के ऊपर भी अच्छा खासा कपड़ा लगा होता है, ताकि ध्वनि को बार बार टकराने, फैलने या बार बार आने ना दे, एक ही बार में ध्वनि को खींच ले, अब्जॉर्ब कर ले। तो बिल्कुल जब वो ऐसा कर लेते हैं ना, तो बड़े आराम, बिल्कुल अच्छी ध्वनि सुनाई देती है। वरना क्या होता है कि जब वो नहीं लगा होगा पर्दा कपड़ा, तो बार बार ध्वनि उनको गूंजेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है भैया, है ना। कोई सुनना ही नहीं चाहेगा, सिनेमा हॉल में जाना नहीं चाहेगा, बेकार है बिल्कुल सिनेमा हॉल। तो ये सब चीज़ें था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप, उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी जो मैंने आपको बताया। आप ज़रूर कोशिश करना भाई। ठीक है, हेडफोन वगैरह का इस्तेमाल मत किया करो। जो आपका वायरलेस होते हैं वो ज़्यादा कानों को नुकसान करते हैं, जो वायर वाले होते हैं वो कम नुकसान करते हैं, लेकिन वायरलेस वाला आपके कानों को ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि उसमें हाई मात्रा में वाइब्रेशन निकलता है, रेडियस निकलती हैं। ठीक है, तो आप को कम ही किया करो इन सब लीड वगैरह का या ईयरफोन वगैरह का इस्तेमाल। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें, आपको टॉपिक बिल्कुल करा दिया। आप सभी चीज़ के बारे में आपको ये जो जितनी है सबकी परिभाषा आपको याद करनी है, जितना। अच्छा, आपने क्या पढ़ा ना, क्या सीखा, वो इसको ज़रूर पढ़ा करो। इसमें आपको बताएगा कि क्या क्या आपने पढ़ा और क्या क्या सीखा है, पॉइंट से बता देगा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। और कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप खुद कमेंट करके बताना। और भी अगर आपको कोई डाउट आता है ना, तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, अभी तक मैंने आपसे बोला नहीं, लाइक ज़रूर करना भाई, इस वीडियो को शेयर भी करना, और अपने उन दोस्तों तक भी भेजना जो आपके क्लास है, वो मेट हो या आपके फ्रेंड वगैरह कहीं पर रहते हैं, आपके भाई बहन, उन सबको भेजना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाम तो पता ही होगा आपको, पढ़ ले बेटा हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, स्पेलिंग ठीक डालना, ये स्पेलिंग डालोगे ना जब आप, तो आपके तुरंत टॉप पर ही आएगा ये चैनल का नाम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की नई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
तो मैंने कहा था कि आपको 2 पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन एक ही पार्ट में कंप्लीट हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 2 पार्ट बनाने में बच्चे इधर उधर ढूंढते रहते और परेशान होते बेवजह। बट मैं आपको एक ही पार्ट में पूरा क्लियर करा दिया हूँ। एक बार में ना समझ आए, 2-2 बार पढ़ना, 3-3 बार देखना वीडियो को, तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।